हम पिछले कई बार से आपको इसेंशियल्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बता और दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कानून हर बार वही का वही रहता है, जबकि केस की चुनौतियां हर बार नई होती जाती हैं। क्रिमिनल ट्रायल में किसी भी चुनौती को तोड़ना है तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का बाण मारना होगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का बाण चलाना होगा। क्रिमिनल ट्रायल की चुनौती को क्रॉस एग्जामिनेशन के बाण से निशाने पर ले लेना और यह सुनिश्चित करना कि निशाना चूकेगा नहीं, यही डिफेंस काउंसिल का दायित्व होता है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर नाम का शहर है जो जिला सरगुजा का हेडक्वार्टर है। वहीं आसपास के एक गांव ए, नाम बदल रहे हैं गांव का, गांव ए के मांगेराम ने अपनी लड़की टीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 38 घंटे में लड़की को लड़के के घर गांव बी से रेस्क्यू करना दिखाया गया है। लड़की को रेस्क्यू करने के बाद तत्काल उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया तो वहां हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिखा कि इस पीड़िता को मासिक रक्तस्राव हो रहा है, इसे 2 दिन के बाद लाया जाए। सामने आप मेडिकल रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे। यहां अस्पताल से निकलकर उसके बाद लड़की को मजिस्ट्रेट साहब के पास उसके बयान 183 BNSS के लिए ले जाया गया। लड़की ने बताया कि लड़का लखन उसे कार से रांची के हजारीबाग रोड पर एक होटल में ले गया था। वहां 3-4 बार मेरे साथ उसने बुरा काम किया। वहां लखन के किसी जानने वाले ने उसको देख लिया तो उसने लखन के पिताजी मलखान को फोन करके बता दिया कि आपका लड़का यहाँ है। मलखान का फोन लखन के पास आया कि वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। जब यह बात सुनी लखन ने तो वह होटल से भाग गया। फिर उसके पीछे मुझे अपने गांव में मलखान ले आए और हमारे घर में फोन कर दिया कि आपकी लड़की हमारे पास आ गई है। 183 वाले बयान के अनुसार अगले दिन लड़की के पिता पुलिस वाले मलखान के घर पर आए और लड़की को अपने साथ ले गए। जब चार्जशीट फाइल हुई तो पुलिस ने लड़के के खिलाफ BNS के अनेक धाराएं लगा दी हैं। सामने आप देख रहे होंगे, धारा 137(2), 64(1), 64(2)(A), 127(2), 318(4), 340(2), 338, 336(3) BNS भारतीय न्याय संहिता, रेड विद सेक्शन 3-4 पोक्सो एक्ट। आप BNS की धाराओं को समझ सको इसके लिए हमने उनके सामने लाल रंग से IPC की धाराएं भी लिखवा दी हैं। ये वाले आरोप IPC में क्या आरोप हुआ करते थे यह आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आजकल जिस प्रकार से यौन हिंसा वाले केसेस में जल्दी निपटारे को समर्थन दिया जाता है, उससे यह केस बहुत जल्द ट्रायल के लिए ले लिया गया। जनवरी 2025 में इसके लिए पीड़िता को सम्मन जा चुका है। इंडियन लीगल सिस्टम में हमारे पास इसका क्रॉस तैयार करने का काम आ चुका है। हमारी टीम इस केस में क्रॉस के बिंदुओं को कैसे चुनने वाली है यह हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप अपने केसेस में सही से क्रॉस बना सकें या बनवा सकें, और यदि कठिनाई हो तो आप इसमें हमारी सहायता ले सकें, क्योंकि उद्देश्य बेगुनाहों को बचाना है। वो हम हमेशा बचाते हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। केस को कोर्ट में हल करने के पहले उसे अपने चैम्बर में बैठकर कागज पर हल कर लेना चाहिए। कौन कौन गवाह हैं, किस किस श्रेणी के गवाह हैं, वे क्या बयान दे रहे हैं, उन्हें क्या कोरोबोरेशन मिल रहा है, किस किस गवाह के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, यह पूरा नक्शा आपके द्वारा अपनी केस फाइल के एक व्हाइट पेपर के ऊपर इसको कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। इस वर्तमान केस में गवाहों की 3 मुख्य श्रेणियां मौजूद हैं। पहली, ऑक्यूलर एविडेंस, जिन्होंने आंखों से देखा वे गवाह हैं, जिसमें लड़की और उसके पिता प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में मेडिकल एविडेंस होगा, जिसमें डॉक्टर्स और उनके FSL एक्सपर्ट आदि आने वाले हैं। तथा तीसरी श्रेणी में पुलिस के प्रोसीजरल विटनेसेस हैं, जिसमें IO व उनके दूसरे जो पुलिस के सहायक लोग हैं वे भी आकर अपना बयान देंगे। हम इसके इन उपरोक्त श्रेणी के एविडेंसेस की बात करते हैं कि कैसे इनके ऊपर हमें क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना है, और इसमें हम सबसे पहला क्रम लेते हैं मेडिकल एविडेंस का। आपने इस केस में यह असाधारण बात देखी होगी कि कथित रेस्क्यू के बाद जब लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आई, हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया तो उसके शरीर में मासिक रक्त प्रवाह मौजूद था। इस प्रवाह से
महिला के शरीर के भीतरी हिस्सों के कण, बॉडी फ्लूइड्स, बाहर के पदार्थ जो भी होता है वह सब कुछ बह जाता है। तो यह हमें स्पष्ट हो गया था यहीं पर कि इस केस में लड़के के विरुद्ध न्यूनतम मेडिकल एविडेंस मिलेगा और एफएसएल में तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि एफएसएल के लिए जो भी कुछ चाहिए वह सब कुछ इस रक्त प्रवाह में बह चुका होगा। मेडिकल एविडेंस में अधिकतम यह लिखा है कि हाइमन इज टॉर्न, और वो भी ओल्ड टॉर्न लिखा हुआ है। अब यह मेडिकली स्वीकृत बात है कि हाइमन टोन शारीरिक संबंधों के बिना दैनिक जीवन की गतिविधियों में भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ओल्ड लिखा है, तो यह कल या परसों या तरसों का टोन तो हो नहीं सकता। शरीर में टोन की यादें बाकी नहीं बची हैं। जब भी यह हाइमन टोन हुआ था उसका जख्म भरकर ठीक हो गया है और अब शरीर उस बात को भूल चुका है। अब तो जो भी होना होगा केवल उस महिला के या लड़की के कपड़ों में ही मिल सकता है, यदि वहां पर कोई बॉडी फ्लूइड्स गिर गए होंगे तो। लेकिन यहां भी कुछ लड़के के फेवर की बात लिखी है डॉक्टर ने। उन्होंने लिखा है कि लड़की के ये वाले वस्त्र वे नहीं हैं जो उसने शारीरिक संबंधों के समय पहने हुए थे। एमएलसी में लिखा है कि हालांकि अब के वस्त्र भी डॉक्टर ने ले लिए हैं, लेकिन आप विद्वान व्यूअर्स हैं और ये जानते हैं कि इन वस्त्रों के लिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही इनसे कोई मेडिकल एविडेंस हासिल होगा। कुल मिलाकर जो भी लड़की के शरीर से या कपड़ों से बॉडी फ्लूइड्स के सैंपल मिल सकते थे वे एफएसएल की रिपोर्ट में मौजूद होने वाले नहीं हैं। इससे लड़के के पास क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अधिक साहस के साथ सवाल पूछने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कोई मेडिकल या ऐसा कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं होने वाला है जो उसके विरुद्ध किसी प्रकार से प्रोसिक्यूशन को कोरोबोरेट कर सके। दूसरे प्रकार का एविडेंस जो इस केस में उपलब्ध है वह रेस्क्यू एंड अरेस्ट का है। डिफेंस काउंसिल यह लाइन ऑफ डिफेंस भी ले सकते हैं कि कभी भी कोई शारीरिक संबंध बना ही नहीं है, तो क्या उनको लड़की के अपहरण की बात स्वीकार करनी होगी? यदि शारीरिक संबंध नहीं बना है तो लड़की को तो ले जाया गया था जहां से उसको रेस्क्यू किया गया, तो क्या वहां ले जाने के लिए अपहरण की बात को मानना होगा? नहीं, यह भी जरूरी नहीं है। यहां भी हम एक कानूनी रास्ता निकालेंगे। पुलिस के मुताबिक मुखबिर खास ने सुराग दिया था जिससे पुलिस लड़के के गांव बी में गई थी और लड़की को वहां से रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन लड़की ने बाहर आकर मजिस्ट्रेट साहब को बयान दिया 183 बीएनएसएस में और कहा कि उसको रांची के होटल से बरामद किया गया था और आरोपी लड़का मौका पर मौजूद नहीं था। लड़के का अरेस्ट मीमो भी यही कहता है कि उसे रेस्क्यू करने वाले स्थान से नहीं बल्कि बाद में घर से बुलाकर अरेस्ट किया गया था। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां इस केस में पुलिस आईओ और लड़की के बयानों में भारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। आईओ के मुताबिक मुखबिर खास की खबर पर लड़की तक पहुंचा गया, जबकि लड़की कहती है कि लड़के के पिता ने वहां आकर पीड़िता को वहां से घर लाया। जहां भी प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बीच में ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद हो, केस के दो प्रमुख गवाह अलग अलग व परस्पर विरोधी बातें कह रहे हों, तो ऐसे अवसर क्रॉस के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। एडवोकेट को अपनी योजना बनाकर बहुत गंभीर क्रॉस को तैयार कर लेना चाहिए। यदि यह क्रॉस योजना के बिना बनाया जाएगा तो वह उसमें धार नहीं आ सकेगी। यहां इस एविडेंस की जो हम एविडेंस जिसके आधार पर क्रॉस करना चाहते हैं, तीसरा पॉइंट है कि रांची पुलिस की कोई परमिशन इस केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अब केस तो गांव बी की पुलिस ने किया था, तो फिर रांची की परमिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये हम देखते हैं। पुलिस आईओ की इन्वेस्टिगेशन की शक्ति केवल उसके थाना के क्षेत्राधिकार में होती है। यदि वह किसी दूसरे थाना के थाना क्षेत्राधिकार में जाता है तो उसे दूसरे थाना से इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति लेनी होती है और यह अनुमति केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगानी जरूरी होती है कि देखिए साहब हम वहां गए और उस थाने की पुलिस से हमने परमिशन ली इन्वेस्टिगेशन करने की। लेकिन यदि समय की कमी या किसी अन्य कारण से यह अनुमति ना ली जा सके तो दूसरे थाना क्षेत्राधिकार में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पहले वाले पुलिस स्टेशन को या पहले वाले पुलिस आईओ को
वहां पर लिखित रूप से यह जानकारी दर्ज करवानी होगी कि वह आईओ यहां इस दिन दिनांक और समय पर आया और फला इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन का पूरा ब्यौरा उसको वहां पर जमा करवाना होगा। यह नए बीएनएसएस में सेक्शन 186 के अंदर एक अनिवार्य शर्त है कि इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यदि कानून को नहीं माना गया है तो यह पुलिस आईओ के खिलाफ क्रॉस का एक विस्तृत मैदान तैयार कर देता है। वैसे भी इस केस में गवाहों की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली, ऑक्यूलर एविडेंस वाले गवाह हैं जिसमें लड़की और उसका पिता प्रमुख है। दूसरी श्रेणी में मेडिकल एविडेंस होगा जिसमें डॉक्टर्स व एफएसएल एक्सपर्ट आदि आते हैं। और तीसरी श्रेणी में पुलिस के प्रोसीजरल विटनेसेस हैं जिसमें आईओ आएगा और आईओ के साथ जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में दूसरे सहायक पुलिस वाले होते हैं उन लोगों के बयान आएंगे। परंतु विस्मय की बात यह है कि इस केस फाइल में ना तो दूसरे थाने में जाने के लिए जो जरूरी परमिशन ली जाती है सीनियर पुलिस ऑफिसर से, ना तो वह परमिशन लगी है और ना दूसरे थाने को दी गई वह सूचना लगी है जो इस पुलिस आईओ को वहां जाकर देनी थी। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लगा हुआ है जहां से लड़की को रेस्क्यू करवाया गया बताते हैं। रास्ते के टोल नाकों का रिकॉर्ड भी नहीं लगा है। वाहन की, जिस वाहन में पुलिस गई होगी वहां पर, उस वाहन की ना परमिशन लगी है ना उसकी लॉग बुक लगी है। वाहन के ड्राइवर का कोई ब्यौरा नहीं है कि उसको चलाकर कौन ले गया था, उसका कोई बयान भी नहीं है। इस तरह से जो पुलिस के साथ गए गवाह बताते हैं, जब आप डिफेंस काउंसिल के रूप में उनका क्रॉस करेंगे तो वे सभी गवाह अलग अलग सवालों के अलग अलग जवाब देंगे जो एक दूसरे के साथ सहमति में नहीं होंगे। आपका क्रॉस प्रोसिक्यूशन स्टोरी को तोड़ सकने वाला क्रॉस बन जाएगा। अगला पॉइंट इसके अंदर है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रश्न क्या होंगे। इस सारे केस को मानसिक धरातल पर हल कर लेने के बाद काम रह जाता है कि कोर्ट में वास्तविक प्रश्न क्या पूछे जाएं, और यह काम हमारी 5 एडवोकेट्स की टीम करती है। वे अपने सवाल बनाकर अंतिम रूप से हमारे सामने रख देती हैं और हम उसको फाइनलाइज करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह ध्यान रखने की है कि क्रॉस एग्जामिनेशन गवाह के कोर्ट बयान पर आधारित होता है। ये वाले बयान जो अब फाइल में लगे हैं, बयान 180 या 183 बीएनएसएस, ये केवल रिकॉर्ड के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। यह देखा जाएगा कि गवाह का जो कोर्ट में दिया हुआ बयान है वह बयान 180 से या बयान 183 से कितना अलग है, और इसी अलगाव को दिखाएंगे कि इस अलगाव के आधार पर यह गवाह का बयान अविश्वसनीय बयान है। क्रॉस का कामयाब तरीका यह होता है कि कोर्ट बयान एवं इन्वेस्टिगेशन के बयानों में, जो हमारे पास 2 बयान होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, सेक्शन 180 बीएनएसएस का या सेक्शन 183 बीएनएसएस का, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जाए। यह कॉन्ट्राडिक्शन दिखाकर कोर्ट बयान को झूठा दिखाया जाना होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बयान दिए थे, कोर्ट बयान उनसे अलग हैं, यानी कि आप अपने बयानों को इंप्रूव कर रहे हो। कानूनी रूप से आप ऐसा इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको अभी 2024 में आई हुई दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की अथॉरिटी याद होगी। हमने उसका वीडियो दिया था, सामने देखकर आप उसकी साइटेशन को पहचान सकते हैं और इस ही चैनल के ऊपर आप इस केस दर्शन सिंह को सर्च कर सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 एनआई एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।